मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से आज हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कास्ट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। जाति शब्द संस्कृत भाषा की जनधातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म या प्रजाति। जाति के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। कास्टा का अर्थ है जन्म या प्रजाति। इस प्रकार जाति जन्म पर आधारित सामाजिक समूह की द्योतक है, जो वंशानुक्रम चलती है और विशिष्ट व्यवसाय तथा विशेषताओं को धारण करती है। अर्थात जाति वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें समाज का स्तरीकरण जाति के आधार पर होता है, उसे जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कूली महोदय जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित सामाजिक वर्ग को हम जाति कहते हैं। अब इसके पश्चात हम देख लेंगे जाति प्रथा की विशेषताएं। जाति प्रथा की अनेक संरचनात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जिनका उल्लेख जो है विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से किया है। यहाँ हम सभी समाजशास्त्रियों की दी गई विशेषताओं के आधार पर एक जनरल विशेषताओं का उल्लेख जो है वो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जाति प्रथा की विशेषताओं के अंतर्गत आता है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति प्रथा के द्वारा भारतीय समाज जो है वो अनेक खंडों में विभक्त है और प्रत्येक सदस्य की जो स्थिति है, पद और कार्य पूर्व निर्धारित है। एक ही जाति के बीच में अंतःक्रिया अधिक होती है और उनके संबंध भी घनिष्ठ होते हैं, परंतु एक जाति के लोगों का जो संबंध है या अंतःक्रिया है, दूसरे जाति के लोगों के से संबंध और अंतःक्रिया में कमी देखी जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की निष्ठा जाति के प्रति अधिक और समुदाय के प्रति कम पाई जाती है। दूसरी विशेषता है सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की। विभिन्न जातियों के सामाजिक स्तर में अंतर होता है और इसमें ऊंच नीच पदानुक्रम पाया जाता है। जाति प्रथा में भारत में जैसे देखें, भारत में जाति प्रथा में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। उसके पश्चात क्षत्रिय, उसके पश्चात वैश्य और अंत में शूद्र का स्थान आता है। तो इस प्रकार जातीय पदानुक्रम में शूद्र सबसे नीचे स्थान पर है और उसे अस्पृश्य की श्रेणी में ही रखा गया है। एक जाति की कई उपजातियां भी हुआ करती हैं। इसके अलावा तीसरी जाति प्रथा की विशेषता है अंतर विवाह प्रथा। अंतर विवाह प्रथा जाति प्रथा की एक प्रमुख विशेषता है। अर्थात सामान्यतः एक जाति के पुरुष का विवाह उसी जाति के स्त्री से या उस जाति की जो उपजाति है उसकी स्त्री से विवाह होगा। अपनी जाति या उपजाति के बाहर विवाह करना वर्जित है। चौथा है परंपरागत व्यवसाय, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। सामान्यतः प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, वंशानुगत होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक जाति अपेक्षा करती है कि वो अपने उसके पीढ़ी में जो सदस्य उपस्थित हैं उनको वो व्यवसाय जो है वो सिखाते चले जाएं और हस्तांतरित करते चले जाएं। जैसे कुम्हार कुंभ या बर्तन बनाने वाला, लोहार लोहे का काम करने वाला,
सुनार सोने का आभूषण बनाने वाला, धोबी वस्त्र धोने वाला, बढ़ई कास्ट का कार्य करने वाला। ये उनके व्यवसाय के आधार पर ही जाति जो है वो बन जाती है। इसके बाद आता है खान पान पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूडिंग। प्रत्येक जाति में अन्य जातियों के साथ खान पान के संबंध में प्रतिबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति से संबंधित अपने नियम होते हैं जो बताते हैं कि उस जाति के सदस्यों को किस जाति के यहाँ भोजन करना है या किसके हाथ का बना हुआ भोजन वो कर सकते हैं और किसके हाथ का पानी पी सकते हैं। जैसे इस संदर्भ में हम देखें तो ब्राह्मणों के हाथ से बनाया गया भोजन जो है वो सभी जाति के लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वहीं निम्न जाति के लोगों के द्वारा बनाए गए भोजन को ब्राह्मण या अन्य दूसरी जो जातियां हैं वो ग्रहण नहीं करती या स्वीकार नहीं करती। इसके बाद है जन्मजात सदस्यता, इनबॉर्न मेंबरशिप। किसी जाति की सदस्यता व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होती है। जाति का जो निर्धारण है वो पिता की जाति के अनुसार ही होता है। गुण, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय आदि में भी वृद्धि कर भी ली जाए तो भी जाति को नहीं परिवर्तित किया जा सकता, क्योंकि जाति जो है एक एथनिक ग्रुप है जिसका निर्धारण जो है वो जन्म के अनुसार ही होता है। इसके बाद आता है सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार, सोशल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस। भारत में जाति प्रथा के अनुसार उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों को कुछ सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार दिए गए हैं, किंतु निम्न जातियों को उससे वंचित रखा गया है। जहां और जब जाति प्रथा अत्यधिक कठोर थी वहां और तब निम्न जातियों को या अछूत जातियों को अनेक सामान्य अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से कुछ विशेषाधिकार जो है कुछ विशेष जाति को ही प्राप्त थे। अब हम देखते हैं जाति प्रथा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को, थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसमें पहली थ्योरी आती है परंपरागत या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। जो जाति प्रथा है वो विश्व की एक अनुपम सामाजिक व्यवस्था है जिसके विकास में हजारों वर्ष लगे होंगे और इनका विकास जो है विभिन्न कालिक चरणों से गुजरते हुए हुआ होगा, किंतु इसकी सबसे पहले उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, इस विषय में विद्वानों के बीच में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। जाति प्रथा की उत्पत्ति के विषय में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन होगा, फिर भी कुछ जो समाजशास्त्रियों की या अन्य विद्वानों के विचार जो दिए गए उनके आधार पर कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जिनमें पहले जो सिद्धांत है वो परंपरागत या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। कुछ विद्वान जाति को वर्ण के साथ जोड़ते हुए जातियों की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर से मानते हैं, जिसका प्रधान स्रोत क्या है, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, मुख्य रूप से मनुस्मृति, ये सब धर्म ग्रंथ रहे हैं। मनुस्मृति में वर्णित है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से, वैश्यों का जन्म उदर के निम्न भाग या नाभि से और शूद्रों का जन्म जंघा या पैर से हुआ है। परंपरागत सिद्धांत वर्ण की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जाति की उत्पत्ति की नहीं। इस प्रकार से आलोचना जो है सिद्धांत की इस रूप में की गई। दूसरा जो सिद्धांत है प्रजातीय सिद्धांत, जिसको रेशियल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके समर्थक हैं घुरे, रिजले, मजुमदार, ए.एन. दत्ता। हर्बर्ट रिजले ने बताया
कि प्रजाति का जो तात्पर्य है ऐसे मानव समूहों से है जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव समूह या अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं। हर्बर्ट रिजले के अनुसार ये माना जाता है कि भारत में जो जाति प्रथा है वो आर्यों की देन है और अनुलोम और प्रजाति मिश्रण ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्राथमिक कारण है। रिजले का यह मानना है कि इंडो आर्य फारस से भारत आए एक आक्रामक के रूप में और उनके साथ या स्त्रियां बहुत कम आई होंगी या नहीं भी आई रही होंगी। उस स्थिति में आर्यों ने भारतीय मूल के लोगों को, जो यहाँ के मूल थे द्रविड़ियन, उनको परास्त किया आक्रमण में और उनमें विजेता होने के जो श्रेष्ठ भाव उत्पन्न हुए उसके फलस्वरूप यहाँ के जो द्रविड़ियन मूल की स्त्रियां थी उनसे उन्होंने विवाह किया और जिनके फलस्वरूप जो है संतानों की उत्पत्ति हुई। इनसे उत्पन्न जो स्त्रियां थी उनका विवाह जो है वो द्रविड़ियन के साथ अपने आप को उच्च समझने के कारण नहीं किया करते थे। उनसे विवाह जो है वो नहीं कराते थे। श्रेष्ठता की भावना उनके अंदर थी और इसी तरह आप देखेंगे कि अनुलोम विवाह के कारण जब इस तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ तो उससे उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर माना गया और उससे एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। और इस तरह रिजले के अनुसार प्रजाति संघर्ष से अनुलोम विवाह से प्रजातीय मिश्रण और वर्ण संकरता तथा वर्ण भेद की उत्पत्ति हुई। तीसरा है व्यावसायिक सिद्धांत, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। जाति प्रथा की उत्पत्ति संबंधी व्यावसायिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं नेस्फिल महोदय, उनका यह मानना है कि भारत में जातियों की उत्पत्ति के लिए व्यवसाय को ही मूल कारण उन्होंने बताया है। तो उनके अनुसार व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही उत्तरदायी है जाति प्रथा का। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करने लगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी व्यवसाय को वो लोग अपनाते चले गए, वही उनकी जाति बनती चली गई। इसके अलावा है राजनीतिक सिद्धांत। घूरे और अब्बे डुबाए इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा जो है ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं को सामाजिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से आविष्कृत चतुरतापूर्ण युक्ति का परिणाम है। यह ब्राह्मण युग था जिसमें ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो कई गुना बढ़ गई और ब्राह्मण के नीचे जो शेष तीनों वर्ण थे उनको ब्राह्मणों द्वारा निर्मित नियम और शिक्षा के अनुसार ही जीवन व्यतीत करने का उपदेश और आदेश जो है वो दिया गया। इसके बाद आता है धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक होकार्ड और सेनार्ट हैं और इस सिद्धांत के अनुसार से सामाजिक जो स्तरीकरण है या जाति प्रथा की उत्पत्ति धार्मिक नियमों और रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप हुई। प्राचीन भारत में धर्म और धार्मिक कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों, यज्ञ आदि को संपन्न कराने के लिए समाज के जो विभिन्न वर्ग थे वो कार्यों में बटे हुए थे। जैसे पुरोहित है, ब्राह्मण है, न्यायी है, माली है, यजमान है, इन सभी को अलग अलग कार्य जो है या अलग अलग दायित्व जो है वो सौंपा गया था। राजा को उच्च स्थान प्राप्त था और वह पुरोहित के आदेश के अनुसार धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने में अपना योगदान देता था। पुरोहित और राजा विभिन्न व्यवसायों को करने वाले लोगों को अलग अलग पद भी प्रदान किया करते थे। इस प्रकार ये कार्य जो है उनके वंश
वंशानुगत होते चले गए और विभिन्न प्रकार की जातियां जो हैं और उससे उपजातियां बनती चली गई। इसके बाद आता है विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशन थ्योरी। भारतीय जाति कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है जो अन्य कहीं भी इस प्रकार के सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते। इसलिए इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, मल्टीफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि जाति की उत्पत्ति में कोई एक फैक्टर, एक कारक ही पर्याप्त नहीं होता। बहुत से फैक्टर्स अपना कार्य करते हैं, जैसे कि प्रजातियों का संघर्ष और वर्ण पूर्वाग्रह, आनुवांशिक व्यवसाय, ब्राह्मणों द्वारा अपने आप को पवित्र रखने और समाज में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित होने की प्रबल इच्छा और उसके अनुसार किए गए प्रयास। इसके अलावा राज्य की ओर से कठोर एकात्मक नियंत्रण का अभाव, पूर्वजन और कर्म के सिद्धांत में विश्वास और भारतीय महाद्वीप की भौगोलिक पृथकता, विदेशी आक्रामकों के आगमन से प्रजातीय मिश्रण, ये सारे फैक्टर्स हैं जो विकासवादी सिद्धांत को जन्म देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग कास्ट सिस्टम। सबसे पहला कारक है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत पे धर्मनिरपेक्ष तथा सार्वभौमिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ किया, जिससे लोगों में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और जो धार्मिक संकीर्णता है उसमें कमी आई और लोगों में समानता, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होने लगी। अंग्रेजी शिक्षा और भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का व्यापक प्रभाव भारतवासियों पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जातीय बंधनों में शिथिलता आई, भोजन और अस्पृश्यता संबंधी कठोरता में भी कमी आने लगी। तो ये सब कुछ पाश्चात्य शिक्षा और उस संस्कृति के कारण ही हुआ। दूसरा जो फैक्टर्स है वो है औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण। बड़े बड़े कारखानों की जब स्थापना हुई, नगरों की स्थापना हुई, तो विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक साथ समूह में काम करने लगे। बड़े बड़े कारखानों में तो ये संभव नहीं रहा कि विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट जाति के लोगों को ही लगाया जाए। जिन जातियों के लोगों में जो खूबियाँ थी, जो उनके हुनर थे, उसके आधार पर ही कारखानों में काम मिलने लगा और साथ में रहने और काम करने से जातीय प्रतिबंध स्वतः ही शिथिल पड़ते चले गए। और इसी तरह हम नगरों में भी देखते हैं कि नगरों में लोग जो हैं, विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ रहने लगे। अब तो नगरों का ये हाल है कि पड़ोस में कौन रह रहा है, किस जाति का है, ये तो बहुत दूर की बात है। कौन हमारा पड़ोसी है, यही लोग जो है वो नहीं जान पाते हैं। तो इस तरह से भी जाति भेदभाव जो है वो कम हुए हैं। तीसरा जो फैक्टर काम किया है वो है प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्र भारत के संविधान में सभी भारतवासियों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लिंग, जन्म, धर्म और प्रजाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने का प्रावधान जो है वो दिया गया है और इससे भी जो प्राचीन जाति प्रथा थी उसमें शिथिलता आई है। फोर्थ वन है जजमानी प्रथा का समापन। जजमानी प्रथा में विभिन्न जातियां जो है वो कार्यात्मक रूप से परस्पर निर्भर होती थी। अब प्रत्येक जाति जो है अपने परंपरागत व्यवसायों को अपनाई हुई थी और जब औद्योगिकरण हुआ, व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ने से जजमानी प्रथा जो है वो भंग होने लगी और असंख्य लोग अपने जो जातिगत व्यवसाय है उसको छोड़कर दूसरे अन्य व्यवसाय की ओर आने लगी। तो इससे भी जातीय प्रथा जो है वो शिथिल होने लगी।
नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागरूकता और नई चेतना आई और वे अपने हित और अहित को समझने लगे। इससे परंपरागत जो जातीय प्रतिबंध है वह भी कम होते चले गए। जातीय बंधनों को तोड़ने में स्त्री शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा पर रोक लगी हुई थी और हम देखते हैं कि आज वर्तमान में स्त्रियां जो हैं वो कैट वॉक से लेकर स्पेस वॉक तक की हमको दिखाई पड़ती हैं। तो ये स्त्री शिक्षा का एक परिणाम कहा जा सकता है। देन नेक्स्ट है भौतिकवादी दृष्टिकोण। वर्तमान समाज में धन के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा है और व्यक्ति का मूल्यांकन अब उसकी जाति के अनुसार से नहीं, उसके पास धन संपत्ति या उसके पद और प्रतिष्ठा और गुणों के आधार पर किया जाने लगा है। इससे भी जाति प्रथा कमजोर हुई है। इसके पश्चात आती है सरकारी नीति। ब्रिटिश काल में कई ऐसे अधिनियम बनाए गए जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। स्वतंत्र भारत में तो अनेक कानून पारित हुए हैं जो जाति और धर्म के महत्व को कम करते हैं, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में और स्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लाए गए। तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित होने से धर्म और धर्म द्वारा नियंत्रित जो जाति प्रथा के महत्व में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जाति प्रथा में प्रमुख परिवर्तन। पिछले 50-60 वर्षों में भारत में जातीय व्यवस्था की संरचना और जातीय पदानुक्रम और कार्यों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। जाति प्रथा में प्रमुख परिवर्तन के जो परिणाम हैं वो हमको इस तरह से दिखाई देते हैं, जिनमें पहला है जातीय महत्व में ह्रास। आधुनिक समाज में व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति के निर्धारण में उसके गुण, संपत्ति, अधिकार आदि का महत्व बढ़ गया है और जाति का महत्व कम होता गया है। दूसरी बात है जातीय प्रतिबंधों में ह्रास। घटते जातीय महत्व और भौतिकवादी दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रसार से जो परंपरागत जातीय प्रतिबंध है वो शिथिल पड़ने लगे हैं। इसके अलावा है उच्च और निम्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी में कमी। उच्च जातियों की स्थिति में पतन और निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में उत्थान, फलस्वरूप विभिन्न जातियों के बीच की जो सामाजिक दूरी है उसमें कमी आती चली जा रही है। नेक्स्ट है व्यवसायिक गतिशीलता। वर्तमान समय में व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार और रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करने लगा है। व्यवसाय के चयन पर जो जातीय नियंत्रण है वो लगभग समाप्त हो गया है, अतः व्यवसायिक गतिशीलता जो है वो बढ़ गई है। इसके पश्चात है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में कमी। जाति प्रथा के कमजोर होने के साथ ही भोजन संबंधी निषेधों का पालन भी कम हो रहा है। अब होटल, रेस्टोरेंट, सामूहिक प्रीतिभोज के अवसर पर विभिन्न जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ खाने और पीने लगे हैं। पवित्र समझे जाने वाली जाति जैसे ब्राह्मण जाति के कितने लोग आज मांसाहारी हो गए हैं, जो जाति प्रथा की कठोर प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं था। इसके अलावा है विवाह संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता। जाति प्रथा का मूलाधार अंतर विवाह है। विवाह संबंधी नियंत्रण के शिथिल होने से
अब अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट थिंग है अस्पृश्यता में कमी, अर्थात छुआछूत में कमी। समाज सुधारकों और सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप परंपरागत जाति प्रथा में शूद्र और अस्पृश्य जातियों को अब उच्च जातियों के समान ही सभी प्रकार के अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं। इन जातियों के लोग उच्चस्थ सरकारी और राजनीतिक पदों पर हैं। सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से विधान मंडलों, संसद, सरकारी नौकरियों और अन्य विविध क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इससे भी जाति प्रथा में कमी आई है। तो आज के वीडियो में हमने सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का अध्ययन किया। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं प्रयास करूंगी आपको उसका उत्तर देने का। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।